हमने escape स्पीड की बात कर ली, राइट। अच्छा, अब जो है यहाँ पे अगर हम ये दूसरे वाले केस अज्यूम करें ना कि जिसके अंदर ऑल द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जीपी बट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स इन द बॉडी एट पॉइंट बी, राइट। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि द स्पीड लाइक दिस शुड नॉट बी इक्वल, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, राइट। तो हम उससे फिर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, बट फॉर नाउ अभी अभी के लिए ये काम चलाते हैं, राइट। ये मेरे पास हो गई एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, अब जरा ना हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, राइट। थोड़ा सा हम इसको रिलेट इस ऐसे करते हैं कि अगर हम जो है ना ऑब्जेक्ट्स की एस्केप स्पीड निकाल लेते हैं, सही है। तो अगर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है, सही है, तो मुझे उसकी कितनी एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड होगी जरा देखते हैं, लेट्स सी। सो मेरे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, तो एस्केप स्पीड, सही है, रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन है, राइट। आपको पता है कि द वैल्यू ऑफ आर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 एक्सपोनेंट 6 meters, and the mass of the earth is 6.00 exponent 24 kgs, right? You should know the value of g, which is 6.67 exponent negative 11, right? Newton meter square per kg negative 2, right? So can you find out the value of escape speed? 1.12 into 10 power 3, 10 power Okay. 4. Okay. So which is you are saying 1.12 exponent 4, so yeah, meters per second, right? Which can be rounded off to um 11.2, सही है। अच्छा, एक काम करो, इसके अंदर कुछ चेंजेस करो जरा। हम्म, अगर तो आप 6.37 के बजाय 6.4 कैलकुलेट करो, मतलब इसको जो है ना 6.37 के बजाय 6.4 रखो सिर्फ। एक तो ये चीज कैलकुलेट, एक तो ये चीज करो, सही है, कीपिंग द मास सेम। सही है, पहले एक और बताओ इससे कितनी वैल्यू आती है। 1.18 into 10 power 4. 1.18, ओके। और अगर जो है आप इसको अब 6.37 ऐसे ही रहने दो, और आप जो है इसको तकरीबन जो मास की वैल्यू है उसको चेंज करके 5.98 करो, तो इससे देखो कितनी वैल्यू आती है। 1.119 into 10 power 4. 119, ओके, सही है। तो खैर है, तो बेसिकली अब ये राउंडिंग का मसला है, सही है। सो जो एक्चुअल वैल्यू, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है अगर 3SF के अंदर लोगे तो 6.37 है, सही है। लेकिन अगर इसके साथ 6.37 अगर हम इसकी 3SF के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, सो इट इज बेटर टू यूज 5.96 वर्जन विच इज द 3SF वैल्यू। काइंडली इसको भी कैलकुलेट कर दो कि जिसके अंदर 6.37 एंड 5.96 है, राइट, ताकि दोनों 3SF के अंदर हो जाए, राइट। इसको कैलकुलेट करो, इससे कितना आता है। 1.117 into 10 power 4. परफेक्ट, बस सही। 1.117, सही है। सो 1.2 हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 7 एक्सपोनेंट 4, राइट, meters per second. So we can say that कि हमारे पास जो escape speed आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1.1, या हम ले लेते हैं 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ऐसा ही ब्रो, हाँ जी। सही है। इसका ये मतलब है कि एक सेकंड के अंदर आपको 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, तब जाके आपकी ये स्केप स्पीड अचीव हो पाएगी, राइट।
समझ पा रहे हो? तो हमने कहा कि भाई हमें इतनी स्पीड रिक्वायर्ड है, यानी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट को एस्केप कराने के लिए, राइट? मतलब हमें इतनी स्पीड से लॉन्च करना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ कि हमें वो उतनी स्पीड रीच हो जाए, राइट? तो खैर, अच्छा, यहाँ तक तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि भाई अर्थ की इतनी स्पीड है। अब आप इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेनेट की उस हिसाब से एस्केप स्पीड निकाल सकते हो, राइट? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि अर्थ जो है वो खुद रोटेट भी, खुद स्पिन भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है सन के अराउंड, सही है? तो क्या अर्थ की स्पिन या क्या अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस क्या हमें हेल्प कर सकती है एस्केप स्पीड में? आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से? कर सकती है। है? अच्छा, ओके, विल द rotation of the earth helps in escaping the object? सही, हमारा ये मानना है कि भाई क्या ये कर सकती है, नहीं कर सकती? ओके, आपने कहा कि भाई ओके कर सकती है। अभी रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो आपकी बात सही है कि कर सकती है, सही है। अच्छा, अर्थ के ना दो ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पे हम लेके बात करते हैं। तो वो दो पॉइंट ऐसे हैं कि भाई अर्थ में एक तो एक्सेस वाला पॉइंट है। अगर आप अर्थ अर्थ को याद करो तो अर्थ अगर आप इसे गोल मानो, सही है, तो एक तो अर्थ का ये वाला पॉइंट है कि यहाँ से इसका एक्सेस आता है, सही है, और नीचे की तरफ जा रहा है, सही है। अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड है, बट हम अभी टिल्ट को उसके कंसिडर नहीं कर रहे, राइट? ऑल्दो जो उसके टिल्ट है उसके काफी फायदे हैं, बट अभी स्टिल हम अभी यहाँ पे हमारे पास जरूरत नहीं है, राइट? सो यहाँ से अर्थ जो है वो अर्थ की एक्सिस वाले पॉइंट हो गए, सही है, और ये जो है वो अर्थ का इक्वेटर इक्वेटर हो गया, राइट? सो मुझे बताओ, इक्वेटर कि अर्थ पे कौन सा पॉइंट ऐसा होना चाहिए, क्या एक्सेस वाला पॉइंट या इक्वेटर, यानी वो पॉइंट जो पूरा एक्सेस पे लाई कर है, वो तमाम पॉइंट, यानी ये पूरे पॉइंट जो है जो एक्सेस पे लाई कर है, वो पॉइंट हमारे लिए ज्यादा फिजिबल होंगे कि अगर हम वहां से ऑब्जेक्ट को लॉन्च करें, या वो पॉइंट के जो इक्वेटर वाले पॉइंट है वहां से लॉन्च करें? कौन सा पॉइंट आपके ख्याल में ज्यादा फिजिबल हो सकता है? एक्सेस वाला पॉइंट है। एक्सेस वाला पॉइंट ज्यादा फिजिबल होगा? कोई कोई रीजन आपके ख्याल में? और अगर वो इक्वेटर वाला है तो उसके लिए भी कोई रीजन? यस। इक्वेटर वाला होना चाहिए क्योंकि है। द अर्थ अपने लाइक उसी डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है। ओके। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, राइट? सही, अर्थ जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट यूं घूम रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, रोटेट। सही, ओके। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इक्वेटर वाला पॉइंट आपके पास जो है वो फिजिबल होना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई चीज लॉन्च करनी है इस तरह से, या आप कह लो इन इन पर्टिकुलर कि अगर आपको कोई स्पेस स्टेशन बनाना है तो आप वो जो है इक्वेटर पे बनाओगे, तो ताकि उसमें लॉन्च करने में आसानी हो, ऐसे ही? जी। राइट। अच्छा, चलो अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आसानी होगी। सही, आपने कहा कि भाई ओके, सो हम कह सकते हैं कि भाई सिंस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, सही है। सो लॉन्चिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड ईस्ट कैन हेल्प, कैन हेल्प अस, राइट? अच्छा, अब किस तरीके से? सो आपको याद होगा कि भाई हमने 11.2 किलोमीटर की स्पीड हमें रिक्वायर्ड है, राइट? अच्छा, हम देखते हैं कि भाई ओके, अगर तो हम, अच्छा, इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, रिलेट कर देता हूँ ताकि ना इसको रिलेट करना आसान हो अर्थ के कॉन्सेप्ट में, सही है?
कॉन्सेप्ट इस तरह से कि भाई देखो, अगर आपने जो है ना तेज भागना है, सही है, तेज भागना है, सही है, इतनी ज्यादा स्पीड रिक्वायर्ड है कि आप उस स्पीड से नहीं चल सकते हो या उस स्पीड से नहीं भाग सकते हो, या आप कह लो कि भाई आप साइकिल चला रहे हो, सही है, और आप उस तेज स्पीड से साइकिलिंग नहीं कर सकते हो, सही है। तो आप क्या करो, कि आप उस साइकिल को लेके गाड़ी में बैठ जाओ, सही है। मान लो कि साइकिल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल बैटरी लगी हुई है, सही, कि जिससे आपको खुद से सारी पावर नहीं जनरेट करनी बल्कि बैटरी भी हेल्प कर रही है, सही। तो आप क्या करो कि गाड़ी के अंदर साइकिल लेके बैठो और गाड़ी को फास्ट स्पीड में चलाओ, राइट। लेट्स से गाड़ी आप ले गए 100 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। तो जब आप गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे ले गए हो, सही है, फिर आप सेफली साइकिल को रोड पे छोड़ दो, राइट। मतलब आप इस तरह से अपने जो गाड़ी है या जो भी आपका ट्रक है, जो भी चीज़ है, उसके अंदर इस तरह से कोई सेफ साइड बनाओ कि जहाँ से आप रोड पे अगर साइकिल को रखो तो फौरन वो गिरे नहीं, राइट, कि वो साइकिल चलने लगे, राइट। तो जब आप रोड पे उस साइकिल को छोड़ोगे तो क्या होगा कि इनिशियली साइकिल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर, सही है। सो अब जब बैटरी इंगेज होगी और जो आपकी पावर होगी वो साइकिल की स्पीड फर्दर इंक्रीज करेगी 100 से ऑनवर्ड, राइट। लेकिन अगर आप खुद ब खुद साइकिल को एक्सेलरेट करो फ्रॉम जीरो, फ्रॉम फ्रॉम जीरो स्पीड, तो जाहिर बात है उसमें बैटरी की पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी और आपकी पावर भी कंज्यूम होगी, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा, रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई ओके, हमें कॉस्ट बचानी है, जाहिर बात है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी हमें जो है ना हेल्प यहाँ से मिल सकती है तो फिर हम हमें क्यों फ्यूल पे कॉस्ट जाया करें, क्योंकि जाहिर बात है इसकी फ्यूलिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, समझ रहे हैं भाई। अच्छा, जी सो अब देखते हैं कि भाई अर्थ हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है। अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो है वो 1.7 एक्सपोनेंट 3 है, सही, 1.7 एक्सपोनेंट 4 है, सही है, मीटर्स पर सेकेंड, या इसके आसपास है, राइट। या आप जो है इसको हाँ, सॉरी, सीएस होपफुली, सही। तो ये अर्थ की जो है ना रोटेशनल स्पीड है, सही। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो क्या हम निकाल सकते हैं? आ, 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 लेकिन उससे कुछ और चीज आएगी, नहीं, मुझे फॉर्मूला फिर हम रिलेट नहीं कर पाए। अगर हम रोटेशनल स्पीड अर्थ की निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि टू, पूरे पूरे पीरियड क्या आएगी, नहीं यार, नहीं, ऐसे ऐसे काम चलाते हैं, सही। सो रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज 1.7 एक्सपोनेंट 3 है, राइट। अच्छा, अब हमें कितनी स्पीड रिक्वायर्ड थी, 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिक्वायर्ड थी, या 11.2, आप कह लो 11.2 एक्सपोनेंट 3 की स्पीड रिक्वायर्ड थी, राइट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, राइट। तो अब उसमें से 1.7 एक्सपोनेंट 3 की स्पीड क्या अर्थ के रोटेशन ने आपको हेल्प कर दिया। सो आपको रिमेनिंग स्पीड आपको जनरेट करनी पड़ेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, सही, जो कि आपके लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा, राइट, गेट इट, जी समझते हैं, सही है। सो ये हमारे पास है। अच्छा, तो और इसी तरीके से जो प्लेनेट जितना ज्यादा बड़ा होगा, जैसे सन है, उसका मास 2 एक्सपोनेंट 30 है, राइट, हमसे लाइक 1 मिलियन टाइम ग्रेटर है, या हाँ 1 मिलियन टाइम ग्रेटर है, सही है। सो उसमें और ज्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी वो और ज्यादा होगी, तो उसमें और ज्यादा हेल्प होगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, क्लियर हो गया। ये एस्केप स्पीड का और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ गई। जी अच्छा, वन लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये चैप्टर एंड होने लगा। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पीड, सही है, एंड एनर्जी, सही। तो आखिरी चीज ये कि भाई अगर हमारे पास एक प्लेनेट है, सही है, और वो जो है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, सही, ये सेंटर प्लेनेट है, सही है, और कॉपी और पेस्ट, सही है। अच्छा, अब जो है
ये मेरे पास जो है ना एक प्लेनेट है, सही है। और इस प्लेनेट के जो है ना मैंने ये जो पाथ ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली कोई भी सैटेलाइट हो सकता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि यहाँ पे इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, सही है, इस सर्कुलर पाथ में, सही है। अब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी देखनी है, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अब इससे पहले हमने जो एनर्जी देखी थी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आपस में रिलेटेड नहीं थी, सही है। मतलब आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि जैसे हम मैक्सिमम हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हम कहते थे भाई हम बॉल को उछाल रहे हैं, अब आप उसकी मैक्सिमम हाइट ढूंढो, तो आप काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करते थे, वर्क एनर्जी पावर इस्तेमाल करते थे। तो सिमिलरली हमने वो कॉन्सेप्ट पीछे इस्तेमाल किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, राइट। कि जब जो है उसकी मतलब आप कह लो कि आपको एक मैक्सिमम हाइट पता है और आपको उससे बाहर जाना है, सही है। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि भाई ओके, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, सही है। और जब वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है तो उसकी एक स्पेसिफिक टोटल एनर्जी होगी, और यहाँ पे भी हम जो है ग्रेविटेशन रेजिस्टिव इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, सही है। तो हमारे पास एक टोटल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी, राइट। अच्छा, सो हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज -Gmm ओवर आर, राइट। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आर जो है वो ये वाला डिस्टेंस, सही है। सो दिस इज द डिफरेंस आर, सही है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो वी है ना, उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना है। सो वी इज बेसिकली दिस टेंजेंशियल स्पीड, राइट। एंड प्लीज कीप इन माइंड दिस इज नॉट, अच्छा, टेंजेंशियल, इसको आप ऑर्बिटल स्पीड भी कहते हो, ऑर्बिटल स्पीड, ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, सही। ऑर्बिटल स्पीड है ये हमारे पास। ऑर्बिटल की स्पीड और एस्केप स्पीड में फर्क है, प्लीज मिक्सअप मत करना वरना गलत हो जाएगा। फॉर्मूला भी डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, लेकिन बच्चे स्पीड समझते हैं, दोनों को एक साथ निपटा देते हैं, ऐसा मत करना प्लीज, सही है। अच्छा, क्या कहानी कहानी कुछ इस तरह से कि भाई आपके पास जो है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा है किसी प्लेनेट के अराउंड, तो जाहिर सी बात है उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, राइट। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स Gmm ओवर आर स्क्वायर, या ये जो पूरा डिस्टेंस है आर स्क्वायर, इज बेसिकली इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर, सही है, ये ओवर आर, सही है। सो सो हमारे पास ये जो v आ रही है, सही है, वी स्क्वायर के टर्म में हम लिख लेते हैं, सो Gm ओवर आर, सही है। सो ये हमारे पास जो है escape स्पीड आ रही है, सही है। सॉरी, escape स्पीड ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, राइट। कहाँ से मिल रही है? प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि हम जो दूसरे इफेक्ट है ना, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, कि जो नियर बाय प्लैनेट्स हैं हम उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनकी भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी, राइट। लेकिन हम उनको अभी फिलहाल लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, सही है। सो हमने कहा कि ऑर्बिटल स्पीड प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इज प्रोवाइडेड is provided by the gravitational force, राइट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम हाफ अच्छा एम टाइम्स Gm ओवर आर, राइट। स्क्वायर में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्वायर की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, राइट। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना काइनेटिक एनर्जी का, वो मेरे पास बन जाएगा हाफ, या आप कह रहे हो कि भाई Gm over 2r, right? So this is the formula for kinetic energy for the object moving in the orbit, right? So ये हो गया, सही। टोटल एनर्जी के लिए अगर अगर ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? टोटल एनर्जी, सही है। सो उसका कॉन्सेप्ट होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा कि भाई अब ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Gm m ओवर 2r प्लस
माइनस जी एम एम ओवर आर सही है। ओके। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? थोड़ा सा एलसीएम ले लो, सही है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो गेट जी एम एम ओवर 2 आर माइनस 2 GMM ओवर 2 आर, राइट। सिंपल और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा जी, सो माइनस जी एम ओवर 2 आर, राइट। और ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई? टोटल एनर्जी, राइट। अच्छा जी, सो ब्रो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं तो बस आप ये बता दें आपने ये वी कैसे निकाला था ऊपर? है? स्पीड, जी हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ये स्टेटमेंट उड़ाई हुई है, लेकिन मैंने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स सही है। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफ सी जो आपके पास होती है, एफ सी वो आपके पास होती है mv² ओवर आर या mr ओमेगा², राइट। हम यहाँ पे mv², क्योंकि हमें v चाहिए, सही है। और जो एफ जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे पास है GMM ओवर r², समझा भाई? जी सही। सही है। हमने जो है ना सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट किया, राइट। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया और हमारे पास ये आंसर आ गया, राइट। और हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है नेगेटिव में आ रही है, इसका भी जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट एस्केप कर रहा है, राइट। सो अगर तो टोटल एनर्जी आपके लेस देन जीरो है, नेगेटिव के अंदर है, सही है, या आप कह लो कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव और लेस देन जीरो, तो आपको ये क्या शो करेगी? दिस शोज दैट द टोटल एनर्जी, प्लीज कीप इन माइंड टोटल एनर्जी, नॉट द काइनेटिक और पोटेंशियल इंडिविजुअली, राइट। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या शो करेगी? अबे सीधा बन जाना भाई, ये आपको ये शो करेगी द ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग ऑर्बिटिंग द प्लैनेट द प्लैनेट at a at a finite, not infinite, at a finite distance of r, right. And if the total energy is zero or और ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों केसेस आपको ये शो करेंगे कि ऑब्जेक्ट हैज एस्केप्ड, राइट। अगर तो जीरो है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जस्ट एस्केप हुआ है, यानी अबाउट टू एस्केप है। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एस्केप एंड मूविंग आउटसाइड द फील्ड, गेटिंग? तो जीरो की जी कॉन्सेप्ट अलग लिखते थे, सही। जीरो का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू एस्केप, सही है। या हम कहते हैं अबाउट टू एस्केप या जस्ट एस्केप, right? And the last concept is if the total energy is greater than zero, is positive or greater than zero. This shows that the object is escape escape and uh, moving outside the field, right? Outside the field. Clear हो गया ब्रो? जी सही हो गया। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अब यहाँ तक कहानी थी, सही है। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके हमने पास ओवर करना है, सही है। सो दैट्स इट। चलें जी, तो आज की क्लास में तक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, सही। ओके। ओके ब्रो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ना
यस। तो यहाँ से जो चीज हमारी रिमेनिंग है वो हमारे है इसके ग्राफ। सही है। तो किसी इसके ग्राफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है। वर्सेस डिस्टेंस। सही है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के ग्राफ हैं बेसिकली, राइट। एक ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। मेन जो है ना वो ये दो टाइप के ग्राफ है। सही है। और बस इसको देखते हैं एक मास के लिए, दो मास के लिए, और फिर उसके बाद जो है एंड करेंगे चैप्टर, क्वेश्चन पे आएंगे। सही है। सो अगर आप याद करो तो हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, हमने कहा था -Gm/r, नॉट स्क्वायर, जस्ट r, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है लेकिन नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन की वजह से ग्राफ नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट। सो अगर हमारे पास, इस तरह का है एक ग्राफ, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन इन क्या यूनिट होता था इसका? जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी, राइट। क्योंकि वर्क डन पर यूनिट मास होता है, राइट। सो इस वजह से, और ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस इन मीटर, राइट, और किलोमीटर जो भी आप लेना चाहो। अच्छा। सो अगर हम एक अदर प्लेनेट बना लें, सही है, लेट्स से, और हम उसके जो है ना कुछ डिस्टेंसेस ले लें, सही है। So let's say this is from the center till the surface, and this is from the surface till R, and this is at 2R from the surface, so yeah, and this is 3R from the surface, right? Or 4R from the center, right? So 3R, so yeah, ये आपके पास है 2R, and this is R, right? हमने इन तीनों इन चारों पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक नॉर्मल ग्राफ बनाना है और देखते हैं कि क्या सीन है इस पे। सो अगर हम देखें, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए सरफेस पे, राइट। तो लेट्स से कि भाई दिस इज द सरफेस, सरफेस, सही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, लेट्स से हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सही है। इसको हम कह रहे हैं फाई नॉट, सही है। अच्छा। तो आपको रिलेशन पता है, आपको रिलेशन ये पता है कि भाई ओके, फाई वन R1 इज इक्वल्स टू फाई 2 R2, राइट। आपको ये रिलेशन पता है क्योंकि आपके पास जो है वो जी और एम कांस्टेंट है, सही है। जी और एम आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, सही है। वहां पे अगर आप पीछे वाले के अंदर ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस पे याद करो, तो जी और आर स्क्वायर का रिलेशन आता था, राइट। तो वहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ था, यहाँ पे जस्ट सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, सही है। सो अगर हम इस रिलेशन से देखें, हमें पहला पॉइंट पता है, सो दिस इज द सरफेस, सही है, जो कि होगा एट द डिस्टेंस ऑफ आर, सही है। दिस इज एट लेट्स से 2R। चलो थोड़ा सा उसको और बढ़ा देते हैं, सही है। R 1 2 3, 2R 1 2 3, 3R 1 2 3, 4R, राइट। अच्छा जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम निकालें, सो फाई नॉट एंड आर एंड इक्वल्स टू, अगर हम सॉल्यूशन करें, सो पहला पहला कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास है फाई नॉट, सही है, कॉमा, सॉरी, आर कॉमा फाई नॉट, सही है। इसको अगर हम यूज करें
आर फाइव नॉट ले लें फाइव की जगह पे, और आर ऐसे ही आ जाएगा, सही है। और फाइव टू के लिए हमने काम करना है, और सेकंड जो डिस्टेंस है एट टू आर, राइट। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसको यहाँ पे अगर आप मूव करो तो ये हो जाएगा टू आर, आर से आर कैंसिल। सो फाइव टू इज बेसिकली फाइव नॉट ओवर टू, राइट, विच इज 0.5, राइट। सो एग्जैक्टली इसका हाफ कर दें। सो अगर हम एग्जैक्टली इसका हाफ करें, सो 10 है, 1 2 3 4 5। तो फाइव पे ये पॉइंट आ जाएगा इधर, राइट। और इस पे क्या वैल्यू होगी, इस पे आपके पास वैल्यू होगी फाइव नॉट ओवर टू एंड एंड टू आर, राइट। तो हमने कहा कि भाई फाइव नॉट ये 0.5 ऑफ फाइव नॉट, 0.5 ऑफ फाइव नॉट, राइट। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अब इसी तरह से अगर आप 3 आर के लिए करोगे, सो टू की बजाय थ्री आ जाएगा। सो 1/3 आपके पास क्या होता है, 0 पॉइंट कितना होता है, 1/3 क्या होता है, 0.333। कितना होता है भाई, निकालोगे जरा, कैलकुलेटर है। जी, 0.33। परफेक्ट। तो 0.5 अगर आपके पास आ रहा है, सो 1 2 3, सो 0.333 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते, तो ये हमारे पास आ जाएगा कहीं इधर को, राइट। सो दिस इज फाइव नॉट ओवर थ्री, फाइव नॉट ओवर थ्री, सही है, एंड 3 आर, राइट। तो और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, सही है। तो 0.335 नॉट, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। फिर चौथा पॉइंट निकालोगे तो 1/4 और 5 नॉट हो जाएगा, राइट। और 1/4 का मतलब है, 1/4 का मतलब है 0.25, राइट। सो 0.25 बोले तो कहीं पे यहाँ पे आएगा 0.1 2 और ढाई, ये आ गया ढाई। तो ये आ गया 0.25, राइट। और ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, सही है। सो 0.25 और 5 नॉट, राइट। फिर अगर आप, इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन होते हैं ना? यस, तो नहीं, अगर डिस इसके अंदर नहीं, ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का पोटेंशियल के फॉर्मूला साथ होता है। नेगेटिव साइन आप लगा रहे हो, लेकिन हम नहीं लगाते हैं, क्या करोगे लगा के, वो दोनों तरफ आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी पूछना क्या तो चाह रहे हो, पूछना क्या चाह रहे मतलब जैसे अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होना चाहिए? हो होगा। तो यहाँ पे वो तो कम हो रहा है। अबे कद्दू जीरो से करीब जा रहे हैं ना, तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं। अच्छा, हाँ, जीरो के करीब। सही ना, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था, ये जो थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट था, कि बेसिकली यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाओगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी, अगर तुम सिर्फ उसके वैल्यू को देखो। लेकिन वो चूंकि नेगेटिव से जीरो के करीब जा रही है, तो वो बेसिकली इंक्रीज तुम्हें दिखेगा, राइट। तो तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, सही है ना। जस्ट आप वैल्यू को देख के नहीं कंपेयर करोगे, राइट, और इसी वजह से ये जी। नेगेटिव एक्सिस के अंदर बन रहा है, क्लियर। अच्छा जी। जी। तो ये हो गया, और हमारे पास जो है, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगी, सही। आपको ये बात पता होनी चाहिए इस ग्राफ के अंदर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड द अर्थ, राइट। क्लियर हो गया। ये हमारे पास ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम जाती थी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, राइट। एंड आउटसाइड द स्फीयर वो डिक्रीज होगा, आउटसाइड द स्फीयर वो इंक्रीज होगा, यानी रीच करेगा जीरो को, राइट। ऑल दो पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन रीच करेगा जीरो को, राइट। सो उससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, राइट। लेकिन और बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू लीस्ट नेगेटिव होगी, राइट। सो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी लीस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है लीस्ट नेगेटिव आपको बिगर वैल्यू शो करेगा, मोर नेगेटिव आपको स्मॉल वैल्यू शो करेगा, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा जी। अब अच्छा, ये जो हमने लाइनें बनाई ना, जो हमने डिस्टेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा
सेपरेट करके बनाओ। ऑल्दो एक कॉन्सेप्ट, ये नाम है, ये सिलेबस में नहीं पूछा जाता, हमारे सिलेबस में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे आगे जाके इन फ्यूचर यूनिवर्सिटीज में भी आएगा। सो उसके अंदर जो है ना ये नाम आता है, डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर है, एडेक्सल के अंदर है, IB इंटरनेशनल बैकलॉरेट उसके अंदर भी ये आता है, सही है, बट हमारे इसमें नहीं है। सो क्या चीज़ है वो, ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ, तो इसी तरह से ये लाइन में खींच, तो ये इसी तरीके से मैं अगर ये लाइन खींचूं, तो ये like this. So these are the three lines at a distance of 4r, right? So every distance or every point on the same curve, like अगर ये सेंटर ले लूं तो यहाँ से हर पॉइंट जो है वो 2r पे पिंक वाले के लिए, राइट? So or every point from the center till the green line is actually a distance of 3r from the center, right? So इस इन लाइंस को जो है ना वो हम इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं, राइट? सो हम क्या कहते हैं इनको, इक्वी पोटेंशियल लाइंस, राइट? इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब है कि एक ऐसे एक इमेजिनरी लाइन होती है बेसिकली एक सर्टेन डिस्टेंस पे, कि जहां पे जो है ना पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट? सो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, अच्छा जी, एन इमेजिनरी लाइन एट फिक्स रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस का मतलब है रेडियस, राइट? एट फिक्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द center of the planet or the mass such that such that the value of phi, phi means gravitational potential, remain constant at that point, right? Clear? तो ये हम बात करते हैं, सही हो गया, ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल लाइन है, सही है। अच्छा, सो ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट बाय नेम पेपर में नहीं आता, ना ही इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने बता दी जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए, सही है। तो अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है आपका, लेट्स से 4r के डिस्टेंस पे है, सही, वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और फिर वो मूव होता हुआ 3r पे आ गया, राइट? इनिशियली वो 4r पे था और फिर वो 3r पे आ गया, सही है। लेट्स से थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं, लाइक दिस, राइट? सो मूव होता हुआ यूं 3r पे आ गया, राइट? सो मुझे आप ये बताओ कि जब वो पॉइंट ए से, लेट्स से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है, सो पॉइंट ए से पॉइंट बी आया होगा, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा होगा? यस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगी। फ्रॉम ए टू बी अगर वो आया है, तो आप कह रहे हो कि अगर आप जनरली, पहले नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ो, पहले जनरल देखते हैं, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होगा? डिक्रीज हो। डिक्रीज होगा, राइट? विच मीन कि इट बिकम मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपस में रिलेटेड है, राइट? अगर अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कहते थे Gm/r विद नेगेटिव साइन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला कहते थे Gmm with a negative sign over r, right? So just the difference of the smaller m in the formula, right? So we can also write this as अगर अगर आप इस पूरी चीज को, अगर आप इस पूरी चीज को phi से रिप्लेस कर दो, right? So you can say that कि, gravitational potential energy is basically the gravitational potential times m over the distance r, right? Sorry, not the distance r, just times m, right? Clear? जी।
सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना एक रिलेशन है। सो अगर मेरे पास, अगर अब यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं, अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे मोर नेगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, सही है, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? तो जीपीई जीपीई विल डिक्रीज, राइट? और जब जीपीई डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। परफेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, राइट? एक चीज होगी, सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब अगर वो लोअर लोअर इक्वी पोटेंशियल लाइन पे मूव करना शुरू कर दे या लोअर लेवल पे मूव करना शुरू कर दे, सो वो तेजी से मूव करेगा, सही है, क्योंकि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, हम जो है यहाँ पे कभी कभार ये यूजुअली जो हम अजम्पशन करके चले होते हैं कि नो एटमॉस्फेयर इज देयर, राइट? लेकिन अगर एटमॉस्फेयर आ जाता है तो उससे टोटल एनर्जी भी फर्क पड़ता है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे इस केस के अंदर जो हम पूरी बातें कर रहे हैं एनर्जी की, वहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सम है काइनेटिक एनर्जी का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, एंड दैट्स इट, राइट? सो अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टिव इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एंड फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होगी, राइट? सो एक्चुअली इन जनरल टोटल एनर्जी जो है वो लॉस होगी, राइट? टोटल एनर्जी में से कुछ लॉस होगा, सही है। तो ये चीज बस याद रखना, सही। कभी कभार बच्चे ये सोचते हैं कि भाई टोटल एनर्जी तो रिमेन कंजर्व होती है, वो कैसे लॉस हो सकती है, राइट? सो एक्चुअली यहाँ पे जो हम टोटल एनर्जी ले रहे हैं वो सिर्फ इन दो के टर्म में ले रहे हैं, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टिव इफेक्ट कैन डिक्रीज द टोटल एनर्जी, राइट? ये आपको पता होना चाहिए, सही। यही सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्वेश्चन के अंदर आने लगे। सो जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं, सही है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम? चलो, हाँ। तो स्टार्ट। एक चीज जो आप बतानी, बस ये कॉन्सेप्ट जो है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कि जो रिमेनिंग एक एक छोटा सा ग्राफ है, बेसिकली अगर आपके पास दो प्लेनेट है, सही है, फॉर टू प्लैनेट्स, राइट? कॉन्सेप्ट कहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर। अगर आपके पास एक के बजाय दो प्लैनेट्स हो तो क्या करो, राइट? तो बेसिकली अगर आपके पास एक प्लैनेट ही है, सही है, और एक प्लैनेट ही, सही, आप अभी इक्वल मासेस ले लो, कम बड़े छोटे करोगे उससे जो भी फर्क होगा वो हम बाद में लिखेंगे, सही है। तो जल्दी से इसका ग्राफ बना दें और एंड करते हैं क्लास, सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो पूरा नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा, सही है। और उसकी वजह ये, अच्छा, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ याद करो, तो उसका जो ग्राफ था वो पॉजिटिव के बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर था, राइट? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, राइट? और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है, तो इस वजह से उसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, राइट? तो जब इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है तो आपको इसमें कोई फर्क उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उस पर की चीज़ तो सही, एक्सिस हमें एग्जैक्टली मार्क करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस इन मीटर्स, राइट? सो लेट्स से कि भाई यहाँ पे हमारे पास इसका सरफेस, राइट, और यहाँ पे हमारे पास इसका सरफेस, सही हो गया। अच्छा जी, सरफेस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है,
हेयर, राइट। अच्छा, और ये आपके पास इस तरह से बनेगा, राइट। यार सही पंचा। नहीं, ये आपके पास इस तरह से बनेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सो अब इसका जो है ना पूरा वो नहीं आएगा, मतलब यानी इसका जो ग्राफ है बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आएगा, बस सिर्फ इतना बनाना होगा। सो ये चीज बस आपको आनी चाहिए, राइट। अच्छा, ये एक चीज हो गई सही। पूरा ग्राफ नेगेटिव के अंदर है, और पूरा ग्राफ नेगेटिव के अंदर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो पॉजिटिव के अंदर हो नहीं सकता, राइट। और दूसरी चीज जो है कि आपके पास, राइट, ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है, राइट। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल, राइट। अगर हम उसको देखें, अगर हम इसको कहें, तो ये आपके पास है मिनिमम पोटेंशियल, राइट। यहाँ पे आपके पास मिनिमम पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, राइट। जीरो फील्ड, राइट। फील्ड इसलिए जीरो होगी क्योंकि अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट का दो प्लेनेट का वो पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा होता है आपस में, राइट। यहाँ पे नल पॉइंट होते हैं बेसिकली, राइट। ये वो वाला पॉइंट है, सही। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला जो ये जो मिनिमम पॉइंट है, ये उस तरफ शिफ्ट होगा कि जिसके ऑपोजिट वाला मास ज्यादा पड़ा, राइट। बस ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। तो बस ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमारा यहाँ पे रिमेनिंग था, और ये आपके पास अभी पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया, राइट। चलें, बस अब आज की कहानी ये थी कि अब इंशाल्लाह मैं जो क्वेश्चन प्लान करता हूँ उसको अटेम्प्ट करूँ, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।